हेलो एमर्स। आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट में आगे के टॉपिक को। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कई सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के अंदर सीख ली थी। टाइप क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है तो कैसे मिलती है, मतलब एनर्जी कहाँ से मिलती है उसके अंदर। ठीक है, ये सब बातें हम लोगों ने देखी थी। आज हम उससे आगे पढ़ रहे होंगे। चलिए थोड़ी बहुत बातें और कार्बोहाइड्रेट की कर लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है ना। ये हमारी बॉडी में लगभग 55 से 65% तक बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और बात करोगे तो इसमें जो सबसे जल्दी एनर्जी देने वाला काम करता है वो कौन होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट मतलब एकदम तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक बात और समझो, आप क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो आप लोग जब देखते होंगे कि धूप वूप में आपकी एनर्जी डाउन होती है तो आप जाके पीते हैं ग्लूकॉन डी। तो ग्लूकॉन डी के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। वो ग्लूकोज आप तुरंत पानी के अंदर घोलते हैं, और पानी जब पी लेते हैं तो तुरंत आपकी बॉडी के अंदर क्या जाती है? एनर्जी। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी देता है, यानी बहुत तामझाम नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? यानी ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। बाकी और कोई अगर हम पदार्थ ले रहे हैं, जैसे हमको लगे कि उससे ज़्यादा एनर्जी है किसी में, जैसे आप दूध पी लीजिए तो आपको लगेगा दूध से तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूध के अंदर प्रोटीन होता है और प्रोटीन जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी ग्लूकोज हमारे बॉडी में, या हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें तुरंत का तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है ना। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जो तुरंत हमको एनर्जी दे देगा। क्लियर है बात? तो अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो रही है तो आप सबसे पहले क्या ले लीजिए? ग्लूकोज। अगर चाह रहे हैं तुरंत चाहिए तब तुरंत एनर्जी के लिए क्या यूज करेंगे? ग्लूकोज। इसके अलावा कोई आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। सबके अंदर प्रोसेस होगा तब जाके एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज भी ऑलरेडी क्या होगा? तुरंत जाएगा पेट के अंदर, और स्टोमक के अंदर जो ब्लड होगा, क्या बोलते हैं, पेट के अंदर जाएगा, पेट से तुरंत ब्लड में जाएगा, ब्लड तुरंत पहुंचा देगा सेल के पास, तुरंत बन जाएगी एनर्जी। क्योंकि काम धाम उसमें करना नहीं है, उसमें प्रोसेस नहीं करना कि तोड़ना पड़ेगा एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है ना। ग्लूकोज ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, और हमारा सेल किसको पुकार रहा होता है? हमेशा ग्लूकोज को। ठीक है ना। सेल के लिए भी अच्छा है, ग्लूकोज आएगा। आई होप समझ में आ रही होगी बात। ठीक, दो बातें ये आपको समझ में आ गई कि 55 से 65%। तीसरी बात ये समझ लीजिए कि अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, कोई खाना खा रहे हो या कोई चिप्स खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, उसके अंदर अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो इसका मतलब आपको कितनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी? तो मिलेगी 4.2 कैलोरी। ठीक है ना। 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलेगी, याद रखिएगा। 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। सर कैलोरी क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। ऊर्जा आप जानते हैं ना, ऊर्जा। हम सब खेल क्यों खेल रहे हैं? ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिएंट हमको मिल, अगर हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को प्रवाहित कर रहे हैं, या हम खाने के थ्रू न्यूट्रिएंट को ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? ताकि हमारी बॉडी को क्या मिले? ऊर्जा। और ऊर्जा को हम नापते किस में है? तो ऊर्जा को नापते हैं हम लोग जूल में। किस में नापते हैं? जूल में। बड़े अच्छे सुनिएगा। सर नापने का मतलब क्या होता है? जैसे लंबाई अगर हमको नापनी है कि यहाँ से लेके, अगर हम बात करें कि कुछ दूरी पे, या मान लेता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस दिल्ली ले लेते हैं, तो यहाँ से दिल्ली तक अगर हम चल के जाएंगे तो कितनी लंबाई है यहाँ से दिल्ली तक? तो किस में नापते हैं हम लोग? मीटर में, किलोमीटर में नापते हैं ना, है ना। वैसे ही अगर हम देखते हैं कि हम कितने भारी हैं तो अपना द्रव्यमान भी नापते हैं ना, किस में नापते हैं? किलोग्राम में, है ना। तो वैसे ही ऊर्जा कितनी आती है उसको किस में नापते हैं हम लोग? जूल में। ठीक है ना। तो ऊर्जा को हम किस में नापते हैं? जूल में। लेकिन जब खाने की ऊर्जा की बात आएगी, किसकी ऊर्जा की बात आएगी? खाने से ऊर्जा लेने की बात आएगी। तो जब भी खाने वाले की बात करेंगे तो खाने वाले पदार्थ से जब ऊर्जा की बात करेंगे, पदार्थ से ऊर्जा के लिए मात्रक, ऊर्जा के लिए मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मात्रक कैलोरी बन जाता है। क्या बन जाता है? कैलोरी। यानी नॉर्मली ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। लेकिन खाने वाले पदार्थ को अगर लेके चलेंगे आप तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? कैलोरी। और याद रखिएगा कि कैलोरी जो होती है वो बड़ी होती है जूल से। कैलोरी क्या होती है? बड़ी होती है जूल से। दोनों बात एक ही है। ठीक है ना। दोनों किसके मात्रक हैं?
ऊर्जा के। कैलोरी और जूल किसके मात्रक है? ऊर्जा के। जूल सामान्य जगहों पे, जैसे आप कह सकते हो कि इस बल्ब को जलाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, यानी कितनी क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो उसको मतलब जो भी क्वांटिटी होगी उसको किस में नापेंगे हम लोग? जूल में। किस में नापेंगे? जूल में। ठीक है। एक मशीन चलाना है, एक पंखा चलाना है, तो उस दौरान उसको कितनी एनर्जी चाहिए, तो हम किस में नापेंगे? जूल में। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हम ये पदार्थ खाएंगे तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? कैलोरी में। सिंपल बात यही है, ठीक है ना। तो खाने वाली चीजों से कितनी ऊर्जा मिलती है? कैलोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब आप याद रखिएगा कि कैलोरी बड़ी होती है जूल से। कैसे बड़ी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, एक कैलोरी का मतलब होता है, रिलेशन है ये सब, एक कैलोरी का मतलब 4.2 जूल, यानी एक कैलोरी के अंदर कितना जूल हो जाता है? 4.2 जूल। तो कैलोरी बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? मात्र एक में कितना आ रहे हैं? 4.2 आ रहे हैं। समझ में आई बात? यस आर नो? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर मैं 1 ग्राम क्या ले रहा हूँ? कार्बोहाइड्रेट लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 4.2 कैलोरी क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, मैं इसको जूल में बदल सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। कैसे? मुझे पता है कि जहाँ कैलोरी लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 4.2 जूल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे 1 ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पे 4.2 ऐसे ही रहेगा, कैलोरी हटा के मैं क्या लिख दूंगा? 4.2 जूल। हो गया? बिल्कुल। अब 4.2 का गुणा 4.2 में कर दो, तो 4.2 4.2 का गुणा करो। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 8 8 16, 6 1 7, ये हो गया आपके पास 1। कितने अंक बाद दशमलव था? ऊपर 1 नीचे 1, तो 1 1 2, कितना हो गया? 17.64। इसका मतलब 1 ग्राम में कितना जूल एनर्जी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट लेने से? 17.64 जूल एनर्जी मिलेगी। तो याद रखिएगा, जूल और कैलोरी में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप देखते हैं ना, मीटर और क्या बोलते हैं, मीटर और किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर होता है ना, तो मीटर और किलोमीटर क्या करते हैं? दोनों का काम क्या है? लंबाई नापना होता है ना। वैसे ही जूल और कैलोरी भी क्या करते हैं? ऊर्जा को नापते हैं। बस मीटर छोटा होता है, किलोमीटर क्या होता है? बड़ा होता है। वैसे यहाँ पे कैलोरी बड़ा होता है, जूल क्या होता है? छोटा होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो कैलोरी का काम क्या है? खाने के अंदर जो ऊर्जा है उसको नापना, यानी उसका मात्रक है। क्लियर है बात? तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ग्लूकोज की कहानी आप लोगों ने अच्छे से समझ ली। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने देखा कि जो खाना बनाता है पदार्थ, वो किस फॉर्म में बनाता है? स्टार्च के फॉर्म में। बात किया गया था कि स्टार्च के फॉर्म में खाना बनाया जाता है। अच्छा, स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। आपको पता है ना, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंदर कितने लोग आए थे? 3 लोग आए थे सर। पहला स्टार्च आया था, दूसरा सेलुलोज आया था, तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आया था? ग्लाइकोजन आया था। अच्छा, एक और लिख लीजिएगा, काइटिन। क्या है? काइटिन। काइटिन। अब ये क्या है सर? काइटिन क्या होता है? तो काइटिन कुछ और नहीं है। काइटिन जो पाया जाता है स्पेशली फंगाई के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? फंगाई। फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन। और काइटिन भी एक प्रकार से क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। काइटिन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ग्लाइकोजन आपको बता दिया गया था, ये एक्चुअल में मांसपेशियों वगैरह में बॉडी, हमारे जानवर जो होते हैं, जानवरों के अंदर मांसपेशियों वगैरह में ये वाला कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? उनके अंदर एब्जॉर्ब होता है या उसी के अंदर स्टोर होता है, मांसपेशी वगैरह जो होती है जानवरों की उसमें। बाकी सेलुलोज तो आप जानते हैं, जितने भी प्लांट हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेल वॉल का मतलब उनकी बाहरी परत किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा था? सेलुलोज ही है। स्टार्च क्या होता है? तो पौधे अपना खाना जब बनाते हैं, आगे आप देखोगे पौधे क्या करेंगे? खाना बनाएंगे। तो पौधे जब खाना बनाएंगे तो खाने को किस फॉर्म में रखते हैं? वो स्टार्च के फॉर्म में। जो भी हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च। लेकिन फिर वही स्टार्च टूट के किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। क्योंकि हमारा जो सेल है वो इन सबको नहीं पहचानता है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को नहीं पहचानता, वो सिंगल एक ही कार्बोहाइड्रेट को पहचानता है, वो कौन है? ग्लूकोज। क्योंकि सेल क्या करता है? इसी ग्लूकोज को लेके क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। समझ में आई बात?
अगर ग्लूकोज नहीं दोगे तो एटीपी नहीं बनेगी। तो सर हम स्टार्च लेते हैं तो आखिर क्या होता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। तो ये देखिएगा, मैंने आपको एक नाम बताया था शुरुआत में ही, मेटाबॉलिज्म बोला था ना। तो क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया है ना? तो इसको आप क्या करिए, फटाक से नोट करिए। चलिए ध्यान देंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी आप देखें, अभी जस्ट मैंने बोला कि ये स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में। तो जो भी इस टाइप के रिएक्शन हो रहा है कि ये चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही है, टूट रही है। वैसे आप प्रोटीन को देखोगे तो हमारी बॉडी प्रोटीन नहीं लेती है। हमारी बॉडी मतलब बॉडी का मतलब अंदर के जो सेल है वो प्रोटीन नहीं लेते हैं। वो एक्चुअल में प्रोटीन से जिससे मिलके बना है, प्रोटीन मिलके बना है एमिनो एसिड से। किससे मिलके बना है? एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड को ध्यान में रखते हैं, ठीक। उसी तरीके से फैट अगर देखोगे तो फैट के वो अंदर वो क्या ढूंढते हैं? फैटी एसिड को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? फैटी एसिड। इसको लेके चलते हैं। तो हमारी बॉडी मतलब हम खाते क्या है, यानी अगर मैं देखूंगा तो टेक या सिंपल ईट ये करते हैं, लेकिन टेक क्या होता है? टेक खाते ये हो, टेक यानी लेते ये है सब, ठीक है ना। तो क्या होता है, स्टार्च से ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन से एमिनो एसिड और फैट से फैटी एसिड। अगर आप अच्छे से समझोगे तो एक्चुअल में ये सब क्या है? ये सब बड़े मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है। लार्ज मॉलिक्यूल मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज में। जबकि ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। इसका रीजन समझो, हमारा जो सेल है बहुत छोटा है, और सेल के साइज के अनुसार देखा जाए तो ये बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं। सेल इनसे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सेल क्या करता है? इनको चेंज करवा देता है इस फॉर्मेट में, और मतलब इनको बड़े से छोटा बनाता है, और तब जाके इनसे एनर्जी ले पाता है। समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? आप एक बात अभी जस्ट समझो कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लोगे तो कितनी एनर्जी बनेगी? 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी। उसी तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट था। क्या था? कार्बोहाइड्रेट। अगर आप मान लो, अगर आप ले रहे हो 1 ग्राम क्या ले रहे हो? फैट ले रहे हो। क्या ले रहे हो? यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट था, अगर मान लो आप फैट ले रहे हो, 1 ग्राम फैट ले रहे हो, तो कितनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी? 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। वहीं पे अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो कितनी एनर्जी मिलेगी? तो 4.2 कैलोरी मिलेगी, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर ये एक्चुअल में ब्रेक डाउन कैसे होता है ना। यानी स्टार्च ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में, और फैट फैटी एसिड में। एक बात और समझो, जो स्टार्च बनता है तो किससे बनता है? ग्लूकोज से। प्रोटीन बनता है तो किससे बनता है? एमिनो एसिड से। फैट बनता है तो किससे बनता है? फैटी एसिड से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिससे बना होता है, यानी ये छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे छोटे मतलब ये छोटे छोटे हैं, ये फैटी एसिड इतने साइज का है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे फैटी एसिड मिल गए, बहुत सारे फैटी एसिड ऐसे मिल गए, ऐसे बहुत सारे क्या हो गए? फैटी एसिड मिल गए। और जब बहुत सारे फैटी एसिड मिल जाएंगे तब जाके क्या बन पाएगा? मेरा फैट बन पाएगा। तो अब ध्यान से देखो तो फैट की साइज बड़ी है कि नहीं है? इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फैटी एसिड है। हमारा जो सेल होगा वो एक्चुअल में केवल किससे एनर्जी निकाल पाएगा? एक से, यानी सिंगल एक से। तो इसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तोड़ा किससे जाता है? ध्यान दीजिएगा। यानी अगर हम बात करेंगे ब्रेक डाउन किससे किया जाता है? ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन करने के लिए जिस पदार्थ की हम हेल्प लेते हैं, और ना ही केवल ब्रेक डाउन, जोड़ने के लिए भी। और जोड़ने को हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। तो या तो तोड़ना हो या जोड़ना हो, बॉडी के अंदर किसी पदार्थ को क्या हो? तोड़ना हो या जोड़ना हो। तो तोड़ो या जोड़ो, तो उस तोड़ने और जोड़ने के लिए जिस पदार्थ की हम हेल्प लेते हैं उस पदार्थ को हम लोग नाम देते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम। एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बॉडी के अंदर अगर किसी भी पदार्थ को तोड़ना हो या जोड़ना हो तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी पदार्थ की जरूरत होगी, उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम। याद रखिएगा, एंजाइम हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर किसी भी पदार्थ को तोड़ने या जोड़ने में। सर तोड़ने में तो समझ में आ रहा है, जोड़ने की कहाँ जरूरत पड़ती है?
बहुत जगह पे आप देखते हैं पौधे खाना बनाते हैं तो पौधे अपने अंदर क्या लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग ये पढ़ेंगे आगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं और क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, C6H12O6 बना देते हैं, नहीं बना देते हैं, बना देते हैं C6H12O6 और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कुछ पानी भी बचा लेते हैं। पढ़ा आपने। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एकदम छोटा सा छोटकू सा मॉलिक्यूल है, H2O भी छोटकू सा मॉलिक्यूल है और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इतना बड़का सा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसमें कितने कार्बन है, एक, जबकि यहाँ पे देखो कितने कार्बन हो गए, 6। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई साइज। कितने हाइड्रोजन है, 2, और यहाँ पे कितने हो गए, 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3 है, यहाँ पे कितना है, 6। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़े कि नहीं जुड़े, अरे हाँ ना बताओ, बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़े कि नहीं जुड़े, तो बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़ गए, यानी यहाँ पे क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब जुड़ के क्या कर दिए, इतना बड़ा मॉलिक्यूल बना दिए कि नहीं बना दिए। तो याद रखिएगा यहाँ भी एक कहानी बनती है, तो यहाँ भी कौन आएगा, कोई ना कोई प्रोसेस होगा, यानी यहाँ पे समझ पा रहे हो, ये क्या है, सिंथेसिस का एग्जांपल है, ये क्या है, सिंथेसिस का एग्जांपल, कि देखिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके जुड़ते भी हैं, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया कि देखिए बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटकू छोटकू में क्या होते हैं, टूटते भी हैं, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर हमारे दोनों प्रोसेस चलती रहती है, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के किस में किया जाता है, छोटे छोटे में, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बड़े में, ठीक है। तो बॉडी के अंदर दोनों प्रोसेस चल रहा होता है। अब जिस प्रोसेस में बॉडी क्या कर रही होती है, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर रही होती है, छोटे मॉलिक्यूल्स में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, ऐड होता है, क्या होता है, ऐड। ऐड मतलब जुड़ता है, क्या जुड़ता है, छोटे मॉलिक्यूल, छोटे अणु क्या होते हैं, जुड़ते हैं, छोटे अणु क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे आओगे कि जहाँ पे सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे बड़े बड़े टूटते हैं ना, टूटने का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म। क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म। और जुड़ने का मतलब यानी ब्रेक डाउन का मतलब कैटाबॉलिज्म, और जुड़ने का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म। क्या होता है, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मतलब यहाँ पे देखिएगा बड़े अणु टूटते हैं, इसका मतलब ये हो गया बड़े अणु टूटते हैं, और यहाँ पे एनाबॉलिज्म मतलब छोटे छोटे अणु जुड़ते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। क्लियर है। मैंने क्या बताया, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का जो सिंपल कहानी है वो ऐसे नहीं बन जाता है भैया। ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4.2 कैलोरी तभी एनर्जी मिलेगी जब हम ग्लूकोज लेंगे, यानी जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में। समझ पा रहे हैं। और मान लो हम खाना ले रहे हैं स्टार्च है, स्टार्च क्या होता है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट से बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना होता है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो तोड़ना पड़ेगा, जब मैं तोड़ूंगा तब न जाके मुझे 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलेगी, तभी तो मिलेगी जब मेरे सेल तक जाएगा। सेल क्या लेगा, ग्लूकोज लेगा, इसका मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ना पड़ेगा तब जाके एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, कैटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है समझा रहा हूँ। और कहीं पे देखो खाना तभी बनेगा जब CO2 और H2 आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने का मतलब सिंथेसिस करेंगे, सिंथेसिस का मतलब एनाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी के अंदर दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने प्रोसेस चल रहे होते हैं, 2। अच्छा, ये दोनों प्रोसेस करवाता कौन है, तो एंजाइम। किसकी हेल्प से होती है सबके सब काम, एंजाइम। एंजाइम आता है तो ब्रेक डाउन होने की स्थिति बनती है, एंजाइम आता है तो जुड़ने की स्थिति बनती है। क्लियर है बात, है हाँ या ना। हम क्या देख रहे हैं, समझ में आया कि कैसे टूटते हैं, कैसे जुड़ते हैं। चलिए अब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हो क्या रहा होता है, इस प्रोसेस में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन। हर जगह क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। और इस टाइप के केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा कि ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये सब के सब दूर दूर है ना,
ये सब क्या हो गए, जुड़ जाएं, क्या कर जाएं, जुड़ जाएं, जुड़ गए। देखो सब आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, सब जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर गए, जुड़ गए। लेकिन ये जुड़ेंगे कैसे, जब इनको क्या दोगे, एनर्जी, क्या दोगे, एनर्जी। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, पहली बात। उसी तरीके से कैटाबॉलिज्म को क्या मतलब, कैटाबॉलिज्म भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है सर, केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, समझा रहा हूं मैं, अच्छे से समझिएगा। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन, टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। और क्या रिलीज कर देंगे, एनर्जी। क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना। और ये सब रिएक्शन का जो इफेक्ट होता है, यानी दोनों केमिकल रिएक्शन किसके अनुसार चल रहे होते हैं, एंजाइम के थ्रू। किसके थ्रू चल रहे होते हैं, एंजाइम के थ्रू। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इस तरीके के सभी प्रोसेस को हम मिला देंगे तो बन जाता है मेरा मेटाबॉलिज्म, जो हमने बात की थी। बोला था ना, हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। या मेटाबॉलिज्म को सही कौन रखता है, आपको बताया गया था, विटामिन हो गया, मिनरल हो गए और वाटर हो गए, ये सब क्या करते हैं, फाइबर हो गए, ये सब क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को हमारे क्या रखते हैं, सही। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको क्या करते हैं, सही रखते हैं। अब केमिकल रिएक्शन मतलब दो तरीके का, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा होता है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होंगे, एनर्जी लेने के बाद जुड़ जा रहे होंगे, क्योंकि जुड़ने के लिए इनको क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी लेके जुड़ गए बड़े मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। यानी स्मॉल से क्या बना दिया, लार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, लार्ज से क्या बना दिया, स्मॉल, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब याद कैसे रखोगे, एनाबॉलिज्म, तो एना में ए आया है, ए का मतलब क्या होता है, ऐड, ऐड मतलब जुड़ना। यहाँ पे देखो कैटाबॉलिज्म, कैटा से क्या नजर आ रहा है, कट, कैटा से क्या नजर आ रहा है, कट। और कट का मतलब क्या होगा, कट का मतलब क्या होगा, काटना, यानी छोटा छोटा करना। क्लियर है बात, है या ना। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। हमारे बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म यानी एनाबॉलिक बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे एनाबॉलिक रिएक्शन चल रहे होते हैं। एक रिएक्शन नहीं चल रहा होता है, एक ही समय पे कई सारे रिएक्शन चल रहे होते हैं। तो उस पूरे रिएक्शन को अगर मैं मिला दूं तो एनाबॉलिज्म कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे होते हैं, उन सबको मिला दूं तो क्या बनेगा, कैटाबॉलिज्म। और इन दोनों को यानी हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उन सबको मिला दूं तो क्या बन जाएगा, मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कहाँ हो रहा होता है, बॉडी के अंदर। तो ये कहाँ पे होता है, इनसाइड, या सिंपल लिख सकते, दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन which occur inside the body, inside the living organism organism, ठीक है ना। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कहाँ पे हो रहा होता है, जो कहाँ पे हो रहा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक। ध्यान देंगे, उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और पूरे मेटाबॉलिक रिएक्शन को, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सबको मिला दूं मैं तो क्या बन जाएगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये भी याद रखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन मीन्स रिएक्शन इज इक्वल टू एनाबॉलिक रिएक्शन प्लस कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है ये भी समझिए। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं नए पदार्थ बनते हैं या नए पदार्थ टूटते हैं, ठीक है ना सॉरी, पुराने पदार्थ टूटते हैं या नए पदार्थ बनते हैं, तो उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन ही तो है, बड़ा वाला छोटे में टूट गया, यहाँ पे छोटा वाला बड़ा बन गया, तो क्या हो रहा है, इसमें हर कंडीशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक केस में जब ये जुड़ेगा तो एनर्जी चाहिए और जब टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अच्छा,
इस कंडीशन में भी ध्यान दीजिएगा, एनाबॉलिक जो होता है ऐसे रिएक्शन में जहाँ पे हमको क्या देना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए क्या देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक रिएक्शन जो है क्या है, एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी लेता है तब काम करता है, ठीक है ना। एनाबॉलिक रिएक्शन कैसा होता है, एंडो मतलब पहले एनर्जी दोगे तब ये केमिकल रिएक्शन होगा। जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, जब हो जाएगा तब एनर्जी मिलेगी। इसको कराने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, ये होने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उष्माशोषी, इसको बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया, इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आई होप ये दोनों बात क्लियर हो गई होगी। एनाबॉलिक कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। सर इसको पहले हम एनर्जी देंगे तब ये क्या करेगा, सिंथेसिस करवाएगा। ये क्या करवाता है, सिंथेसिस करवाता है। एनाबॉलिक में क्या होता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, आज ही समझ लीजिएगा, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। स्मॉल मॉलिक्यूल किसमें हो जाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होके बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये आई होप ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी यहाँ पे टूटता है। क्या होता है, टूटता है, तो ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और इन सबको कंट्रोल कौन करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है एंजाइम। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, एंजाइम, ठीक है। तो कल हम जब आएंगे तो ये देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सा जो पदार्थ है जब टूटता है तो कौन कौन से एंजाइम आते हैं जो उनकी जगह पे सॉरी उनकी मदद करते हैं उनको टूटने में, ठीक है। तो आज आपको ये पूरा का पूरा माइंड में रख लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले इतना आप समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच एवर्स।